हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हानु क्लासेस में। मैं गौरव सिंह आपके साथ। और हमने लास्ट क्लास में पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज शुरू की थी। और ये सीरीज जो है आपके वीडियो और वीपीडीओ एग्जाम के लिए, जितने भी ट्रिपल एससी के एग्जाम हैं और आयोग के एग्जाम हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट देगी आपको, ठीक है। और ज़्यादातर जो हमने ये सीरीज बनाई है, ये सीरीज जो है वीडियो और वीपीडीओ एग्जाम ओरिएंटेड बनाई है। 17 मई को जो एग्जाम आपका होने वाला है, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में 27 क्वेश्चन करा दिए थे। और क्वेश्चन कराने का तरीका वही है कि हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं कि हर एक चीज को, हर एक आर्टिकल को वहीं के वहीं कवर कर लिया जाए, ताकि आपका बेस्ट अप्रोच के साथ वो क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है जी। तो हम शुरू करते हैं 28वें क्वेश्चन के साथ। 27 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जनगण मन का हिंदी प्रारूप, किसका प्रारूप? हिंदी प्रारूप। जनगण मन जो हमने राष्ट्रीय गान अपनाया है। राष्ट्रीय गान के बारे में आपको पता होगा। राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है जी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और सबसे पहले इसको गाया गया था 1911 में, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन में ही इसको गाया गया था, ठीक है। और आपको पता है 1911 में दिल्ली दरबार भी लगाया गया था। और दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम साहब आए थे। उन्होंने 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है गीतांजलि, उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया था, ठीक है जी। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। तो लेकिन हम बात करेंगे आंसर की कि इसका हिंदी प्रारूप कब स्वीकार किया गया। पहले जो जनगण मन था वो किसमें था? बांग्ला में था, ठीक है जी, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर पश्चिम बंगाल से हैं, ठीक है जी। तो ये अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। यहीं पर आपको सही चीजें जो हैं मैंने आपको बता दी हैं कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। 26 नवंबर 1949 को आपको पता है भारतीय संविधान को अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था, आत्मर्पित किया गया था, अधिनियमित किया गया था, ठीक है। ये सब चीजें हम पहले ही ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 29 क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है जी। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई है, ठीक है जी। अंतरराज्यीय परिषद के बारे में मैं आपको बता दूं कि अंतरराज्यीय परिषद आपके संविधान के आर्टिकल 263 में दिया गया है। और जो भी किसी संस्था का जिक्र जब हम किसी संविधान में पढ़ते हैं तो वो संस्था संवैधानिक संस्था कहलाती है। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था। तो आपको याद रखना है कि जो अंतरराज्यीय परिषद है कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन है? प्रधानमंत्री साहब हैं, ठीक है जी। आपको ये याद रखना है। हम संवैधानिक संस्थाओं की ओर बात करते हैं कि कौन कौन सी और संवैधानिक संस्थाएं हैं। जैसे आर्टिकल 280 वित्त आयोग की बात करता है। प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। और वर्तमान में 16 वित्त आयोग चल रहे हैं, ठीक है जी। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई है। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग, ठीक है जी। तो ऐसी संस्थाएं जिनका जिक्र किसमें किया गया है? भारत के संविधान में किया गया है। उन सभी संस्थाओं को क्या कहते हैं? संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। इसके अलावा जिन संस्थाओं का जिक्र भारत के संविधान में नहीं है और उसके बावजूद उनको संसद का बल प्राप्त होता है, उनको गैर संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं, ठीक है जी। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। तो इसका आंसर जो है आर्टिकल 263 है, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में किस में परिलक्षित होता है? मस्तिष्क की बात करते हैं। जो संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उन लोगों ने किस उद्देश्य के साथ उसको बनाया था? तो सबसे यहां पर प्रस्तावना दी गई होगी। तो प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान के दर्शन को बताती है। किसको बताती है? संविधान के दर्शन को। और यही दर्शन जो है भारतीय संविधान निर्माताओं का क्या है? मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। आपको पता होगा प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है, उद्देश्य का कहा जाता है प्रियम्बल कहा जाता है इंग्लिश में। और ये जो प्रस्तावना है इसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव को।
और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसको पारित कर लिया गया था, सर्वसम्मति से। ठीक है जी। तो आपको याद रखना है कि 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति द्वारा संविधान सभा ने इसको पारित कर दिया था। ठीक है जी। मौलिक अधिकारों के बारे में आपको पता ही है, पार्ट 3 संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है। राज्य की नीति निर्देशकता, तो पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बताते हैं, और ये ही नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य, जब हम मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया था। ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर, कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किसको जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? आपको याद रखना है, यूएसएसआर से, सोवियत संघ से लिए गए हैं। ठीक है। तो यहीं पर हमने बहुत सारी चीजों को कवर करने का प्रयास किया है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड छूट ना पाए। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में, और एग्जाम में आना है तो आपको याद करना है। ठीक है जी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए 26 नवंबर 1949 को, बताइए 26 नवंबर 1949 को, एक मिनट रुकिएगा, बताइए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? ठीक है जी। कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? ठीक है। तो यहां पर गणतंत्र लिखा हुआ है, विश्वसनीय लिखा हुआ है, समाजवाद लिखा हुआ है, और गैर धार्मिक लिखा हुआ है, जिसको हम पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं। ठीक है जी। यहां पर जब हम बात करते हैं, जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं, तो वहां पर एक लाइन लिखी हुई है समाजवाद। शुरू से लिखते हैं इस लाइन को, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या लिखा हुआ है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है जी। इन सभी की बात करते हैं, और साथ ही गरिमा और एकता, अखंडता की बात करते हैं। यहां पर जो पॉइंट है वो ये है, क्योंकि मैं पूरा लिखूंगा तो यहां पर जगह नहीं बचेगी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारत की मूल संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। ये शब्द आपको याद होने चाहिए। पहला है समाजवाद, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, और तीसरा है अखंडता। तो अगर मूल संविधान में ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अगर इनको जोड़ा गया है तो ये शब्द मूल संविधान में नहीं रहे होंगे। ठीक है जी। तो पहला शब्द जो है वो है सोशलिस्ट, समाजवाद। तो सोशलिस्ट किस में है? 3-4 में है। ठीक है जी। गैर धार्मिक, पंथ निरपेक्ष जिसको हम बोलते हैं, एक ये है। विश्वसनीय तो है ही है, गणतंत्र भी है। ठीक है जी। प्रभुत्व संपन्न जिसको हम बोलते हैं, समाजवाद। तो यहां पर 3 और 4 जो है, ठीक है जी, एक तो समाजवाद और एक पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, ये 2 शब्द ऐसे हैं जो मूल संविधान में नहीं थे। कहां पर नहीं थे जी? मूल संविधान में नहीं थे। तो आपको यहां पर ये वाला जो शब्द है
ये याद रखने हैं। हाँ जी, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, विश्वसनीय शब्द तो आपके संविधान में प्रस्तावना में कहीं पर भी नहीं दिया गया है, ठीक है जी। ये रिलायबल की बात करता है, तो याद रखिएगा रिलायबल, सोशलिस्ट और गैर धार्मिक शब्द। तो ये 2, 3 और 4 ये नहीं आएगा, 2, 3, 4 आएगा, क्योंकि विश्वसनीय शब्द आपके प्रस्तावना में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, ठीक है। अभी मैंने रिकॉल किया तो तब पता लगा। तो याद रखिएगा विश्वसनीय, समाजवाद और गैर धार्मिक शब्द जो तीनों हैं ये मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है जी। विश्वसनीय शब्द तो नहीं जोड़ा गया है, लेकिन उसके अलावा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है ये तीनों शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए हैं, ठीक है जी। तो इसमें केवल इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत संसद नए राज्यों को भारतीय संघ में, नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश दे सकती है, ठीक है जी, सम्मिलित कर सकती है। तो यहां पर बात हो रही है एक्चुअल में पार्ट 1 की बात हो रही है। हम जब पार्ट 1 की बात करते हैं, संविधान के भाग 1 की बात करते हैं, तो उसमें संघ और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। संघ और संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ और संघ राज्य क्षेत्रों के जब हम बात करते हैं आर्टिकल 1 की, तो उसमें संघ और संघ राज्य क्षेत्र कौन होंगे उन सब के बारे में बताया गया। अर्थात इसमें लिखा गया है कि जो संघ है वो, जो भारतीय संघ है, भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है। पहले संविधान में केवल पहले आर्टिकल में इतनी ही बात लिखी गई है, भारत अर्थात इंडिया, क्योंकि भारत को हम इंडिया भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये शब्द यहां पर लिखा गया, राज्यों का क्या है? संघ है। लेकिन जब हम आर्टिकल 2 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 2 ये कहता है कि अगर संसद चाहे तो नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश दे सकती है। और जो आंसर की हम बात कर ले, तो आंसर तो इसका आर्टिकल 2 ही है। लेकिन आर्टिकल 2 के तहत ही 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को अनुच्छेद 2A के तहत, 2A जोड़ा गया था, अनुच्छेद 2A के तहत सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि सिक्किम में उस वक्त किस वंश का राज्य था, तो याद रखना है चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था यहां पर, चोग्याल वंश का, ठीक है जी। तो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को आर्टिकल 2 के तहत सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। और उसके बाद 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। सिक्किम को कैसा दर्जा दे दिया गया है? पूर्ण राज्य का दर्जा गया, ठीक है जी, पूर्ण राज्य। आपके पेपर में ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं कि बताइए सिक्किम को सहयुक्त राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में, और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है जी। तो आर्टिकल 2 जो है इसका आंसर होता है। पहले के आर्टिकल के बारे में भी हमने बता दिया है। आर्टिकल 3 की बात भी यहीं पर कर लेते हैं। आर्टिकल 3 जो है आपको ये बताता है कि अगर नए राज्यों का निर्माण करना है, क्या करना है? नए राज्यों का निर्माण, ठीक है जी। तो आर्टिकल 3 में नए राज्यों के निर्माण के बारे में बताया गया है, ठीक है जी। साथ ही साथ उनका क्षेत्र परिवर्तन या नाम परिवर्तन के बारे में बताया गया है, ठीक है जी। तो उनका क्षेत्र का परिवर्तन किया जा सकता है, नाम का परिवर्तन किया जा सकता है। ये सारी व्यवस्थाएं किस में दी गई हैं? आर्टिकल 3 में दी गई हैं। तो अगर हमें यूपी को तोड़कर किसी नए राज्य का निर्माण करना है, या यूपी के कुछ भाग को मिलाकर, एमपी के कुछ भाग को मिलाकर, राजस्थान के कुछ भाग को मिलाकर एक राज्य का निर्माण करना है, तो वो सब व्यवस्थाएं किस में दी गई हैं? आर्टिकल 3 में दी गई। आर्टिकल 4 ये कहता है कि जब हमें नए राज्यों का निर्माण करना होगा तो उनसे संबंधित कुछ व्यवस्थाओं का भी निर्माण करना होगा, जैसे लोग क्या कहते हैं, न्यायपालिका की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, उनके लिए हेडक्वार्टर बनवाने होंगे, सब उन सभी व्यवस्थाओं के बारे में आनुषंगिक
चीजों को जो निर्माण है वो आर्टिकल 4 में बताया गया है। ठीक है, तो आपका पार्ट 1 जो है वो यहीं पर ही एक ही आर्टिकल में, मतलब एक ही क्वेश्चन में पूरा हो गया है। तो आपका पार्ट 1 जो है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें आपको जानने के लिए मिलेगी। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ठीक है जी, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? अगर आपका क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, ठीक है जी, तो वर्तमान की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं जी? 22 भाषाएं। लेकिन आपके पेपर में ऐसा तो हो सकता है कि हो जाए कि मूल संविधान में पूछ ले। ठीक है जी, तो अनुसूची 8 को ही पढ़ लेते हैं पूरी। अनुसूची 8, ठीक है जी, अनुसूची 8 जो है वो भाषाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? लैंग्वेज दी गई है। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि मूल संविधान में कितनी थी, ठीक है जी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 22। तो इसका मतलब यह है कि कुछ भाषाएं जोड़ी गई होंगी। तो आपको याद रखना है कि 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा, कौन से द्वारा? 1967 के द्वारा एक भाषा जोड़ी गई थी जिसको बोलते हैं सिंधी भाषा। ठीक है जी, एक ही भाषा जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। पहली थी नेपाली, मणिपुरी और तीसरी है कोंकणी। ठीक है जी, कौन सी है? कोंकणी। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, नमक की ट्रिक से। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, तो हमारा प्रयास यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आप कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे संविधान संशोधन। 3 संशोधन हो चुके हैं जी अभी तक। ठीक है जी, भाषाओं को लेकर। तीसरा संशोधन जो है, जब आप पहले ये 21वें संविधान संशोधन और 71वें संविधान संशोधन को जोड़ेंगे तो बनेगा 92। क्या बनेगा जी? 92। तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा, एक मिनट चेक कर लेता हूं जी, 2013 ही था जहां तक मुझे याद है। 2003 है जी। ठीक है जी, 2003 द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। पहली थी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है जी, इस ट्रिक, इसको आप याद कर सकते हैं बीडीएमएस, बोर्ड मास का रोल तो आपने पढ़ा ही होगा। बीडीएमएस, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है जी, तो आपको 8 की 8 जो नई भाषाएं जुड़ी हैं, ठीक है जी, वो सारी यहीं पर लिखा दी गई हैं। सिंधी पहले और 3 ये 4 और 4 8। ठीक है, उससे पहले जो है वो आपके पेपर में बहुत ही रेयर केस में आती है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। मूल संविधान में आपको याद रखना है 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 हैं, और जितनी भी आपको जोड़ी गई हैं वो सब आपको लिखा दी गई हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है जी, बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता से संबंधित है? ठीक है जी, तो यहां पर छुआछूत से संबंधित पूछा गया है। जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, ठीक है जी, चलिए जी, मैं आपको मौलिक अधिकारों को बताने से पहले अनुसूचियों की एक ट्रिक बता देता हूं। ठीक है जी, अनुसूची मैंने अभी आपको 8वीं अनुसूची पीछे बताई थी। ठीक है जी, एक मिनट रुकिएगा, मेरे याद आ गई तो यहीं पर ही मैं आपको, चलिए जी, ये तो 8वीं भाषा तो मैंने बताई दी थी। अनुसूचियों की मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं, क्योंकि अनुसूचियों से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अनुसूचियां कितनी है वर्तमान में? 12 अनुसूचियां हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि मूल संविधान में कितनी थी, तो आप बताइएगा 8 थी। ठीक है जी, बात करते हैं ट्रिक की। ठीक है जी, ट्रिक जो है आप याद रखिएगा, ऐसे याद कीजिएगा, SSORSC, जनसभा से बदला पंचनगर। जनसभा से बदला पंचनगर। मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से
जो है वो ट्रिक है। पहला जो है ये है अनुसूची 1, ये है अनुसूची 2, 3, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इनमें चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है जी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है जी। इनके बारे में बात करते हैं पहले, ठीक है जी, कि इनमें क्या क्या दिया हुआ है। जब हम बात करते हैं पहली, तो पहली अनुसूची में संघ के बारे में बताया गया है, संघ और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में इसी में बताया गया है, ठीक है। दूसरी अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो उसमें बताया गया है सैलरी के बारे में, किसे बताया गया है, सैलरी के बारे में। तीसरी जो है वो बात करती है ओथ, ओथ मतलब शपथ के बारे में बात करती है, ठीक है। चौथी जो है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करती है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करती है, ठीक है। पांचवी जो अनुसूची है वो बात करती है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण की, अनुसूचित क्षेत्र, क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण की। लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में यहां पर एक बताया गया है कि, जैसे मैं आपको एक ट्रिक यहां पर भी बता देता हूं, एटीएम स्क्वायर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तीन ऐसे राज्य हैं, 2 और 4, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उन सभी के प्रशासनिक नियंत्रण की व्यवस्था आर्टिकल 5 में दी गई, इनको छोड़कर, ठीक है जी। और इनके प्रशासनिक नियंत्रण की व्यवस्था एटीएम स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों के प्रशासनिक नियंत्रण की व्यवस्था, क्योंकि ये जनजातीय क्षेत्रों में आते हैं तो इनकी व्यवस्था अनुसूची 6 में की गई है। अनुसूची 7 में सूचियां बताई गई हैं, क्या बताई गई हैं, सूचियां। और सूची आपको मैंने बताया था कि 3 तरीके की सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ का होता है, राज्य सूची पर राज्य का होता है और संवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है जी। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है, 8वीं अनुसूची मैंने आपको टोटल समझा दी है, ठीक है जी। जब हम 9वीं अनुसूची पे जाते हैं तो 9वीं अनुसूची आपके संविधान में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। पहली अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 से जोड़ी गई। ये जो अनुसूची है ये सुधार से संबंधित है, और सुधार भी कैसा है, भूमि सुधार से संबंधित थी, ठीक है जी। अब बात करते हैं अनुसूची 10 की। अनुसूची 10 जो है वो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ी गई थी। ये अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है, किससे है, दल बदल से। दल बदल कानून जो लाया गया था वो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 से लाया गया था, ठीक है जी। जब हम बात करते हैं अनुसूची 11 की, तो अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत की बात की गई है, किसकी बात की गई है, ग्राम पंचायत की। और आपको पता है ग्राम पंचायत के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की जरूरत पड़ी थी, ठीक है जी। उसी के तहत संविधान के पार्ट 9 में, ठीक है जी, 9 में संवैधानिक दर्जा दिया गया ग्राम पंचायतों को। और आर्टिकल जो है, जब हम बात करते हैं आर्टिकल की, तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक। और जब हम अनुसूची की बात करते हैं तो इसी अनुसूची में टोटल 29 विषय जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे, 29 विषय जोड़े गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं नगर पंचायतों की, ठीक है जी। तो 12वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। हालांकि इसको जो लागू है 1 जून 1993 को लागू किया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का जो संशोधन है उसको लागू किया गया है 24 अप्रैल 1993 में। इसीलिए 24 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं, पंचायत दिवस बनाते हैं, ठीक है जी। इसमें जब हम बात करते हैं कितने विषय हैं, अनुच्छेद की बात करते हैं पहले। पार्ट जो है वो है 9A, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 9A में आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 243 के बाद जो P है, P से लेकर 243 ZG तक जो है नगर निकायों की बात की गई है, ठीक है जी। और नगर निकायों में जो हम अनुसूचियों में विषयों की बात करते हैं तो यहां पर 18 विषय दिए गए हैं। कितने विषय हैं, 18 विषय। मेरा मानना यह है कि अगर आपने इस तरीके से ये पूरी अनुसूची याद कर ली
तो अनुसूचियों से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है जी। और आपको पता है कि आपके पेपर में अनुसूचियों से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो मैंने अपनी ओर से जितना आपको बताया जा सकता था अनुसूचियों का मात्र 2 या 3 मिनट में, ठीक है जी, वो सब बता दिया है, ठीक है। अनुसूचियां मैंने भाषाएं जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ट्रिक भी बता दी है उन सभी की, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, बात करते हैं भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस में अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है, ठीक है जी। जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, ठीक है जी, किसकी बात करते हैं? मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकार जो हैं आपके संविधान के भाग किस में दिए गए हैं? पार्ट 3 में दिए गए हैं। पार्ट 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो व्यवस्थाएं हैं वो मौलिक अधिकारों में दी गई, लेकिन इन मौलिक अधिकारों को कई भागों में बांटा गया है, ठीक है जी। तो यहां पर जो अधिकार है वो दिया गया है समानता का अधिकार एक्चुअल में, ठीक है जी। समानता का जो अधिकार है वो आपके संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, ठीक है जी। इसकी एक ट्रिक है, ठीक है जी। एक ट्रिक की बात करते हैं। इसकी ट्रिक में ये बताया गया है, ट्रिक जो है समान धर्म जाति लोक अस्पृश्यता की उपाधि है, ठीक है जी। तो आर्टिकल 14 जो है वो बात करता है समानता की बात, जिसमें विधि के समक्षमता और विधि के समान संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 15 जो है वो धर्म जाति के आधार पर, धर्म जाति लिंग वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ठीक है। 16 जो है वो लोक अस्पृश्यता, लोक नियोजन में अवसर की समानता बात करता है। कैसी बात करता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। और आर्टिकल 17 जो है वो बात करता है अस्पृश्यता के खत्म करने की बात करता है, ठीक है। ये जो छुआछूत जैसी व्यवस्थाएं हुआ करती थी पहले, उन सभी को खत्म करने की बात करता है। और आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों के अंत की बात करता है, कि वो कहता है कि किसी भी तरह की कोई उपाधि व्यक्ति द्वारा धारण नहीं की जाएगी सिवाय सेना के, जो सेना से संबंधित उपाधियां होती हैं और जो शिक्षा से संबंधित उपाधियां होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो किसी सब्जेक्ट में डॉक्टरेट हो जाता है तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, ठीक है जी। इंजीनियर हो जाता है तो वो ईआर लगा लेता है, अभियंता लगा लेता है, ठीक है जी। ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आर्टिकल जब हम बात करते हैं कि बताइए अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल जो 17 है वो अस्पृश्यता की बात करता है। 18 आर्टिकल जो है वो उपाधियों के अंत की बात करता है। और ये 23 और 24 जो है एक्चुअल में जब हम समानता के अधिकारों की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों की बात, तो उसी में जो दूसरा अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है जी। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। लेकिन जो तीसरा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के मामले में दिए गए हैं। तो आर्टिकल 23 और 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। हालांकि आर्टिकल 23 जो है वो बलात्श्रम, व्यापार, दुर्व्यापार मानव के उसके बारे में बात करता है। और आर्टिकल 24 जो है वो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के जो है वो जो कारखाने होते हैं उनमें नियुक्ति की मनाही करता है। इसी के लिए बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 का निर्माण किया गया है, ठीक है जी। तो आप इन सब चीजों को याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए जी, 1 मिनट रुकेगा, ये क्वेश्चन जो है अधूरा है आपका। जी हाँ, ये अधूरा ही है। चलो कोई बात नहीं जी, इसके ऑप्शन जो है हम बना लेते हैं खुद ही। ठीक है जी। तो इन्होंने पूछा है कि बताइए भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निम्न में से कहां से लिया गया है, निम्न में से किस संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है किसी न्यायिक विषय को पुनः से उसकी समीक्षा करने की बात हो रही है, ठीक है। तो पुनः समीक्षा करने का जो अधिकार है वो हमने लिया है अमेरिका से, ठीक है जी। तो आपको याद रखना है अमेरिका के संविधान से ही
न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अपनाया गया है। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी जो है वो हमने जो बनाया है वही इसका आंसर है एक्चुअल में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पूछता है कि बताइए संविधान के अंतर्गत भारत में राष्ट्र अध्यक्ष कौन है। भारत में राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो कौन है। तो राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में जो दर्जा मिला गया है वो है राष्ट्रपति का। किसको मिला है? राष्ट्र के अध्यक्ष में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता, यहां पर तो जब भारत की हम बात कर रहे हैं तो वो राष्ट्र अध्यक्ष की बात कर रहा है। ठीक है जी, और अगर वो पूछता सरकार का अध्यक्ष, ठीक है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। कैसी व्यवस्था को अपनाया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था में। संसदीय शासन व्यवस्था में और ये संसदीय शासन व्यवस्था जो है हमने अपनाई है ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन ने यहां पर राज किया तो हमने उनसे जो सीखा उसी व्यवस्था को हमने भारत में लागू किया गया। संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्र का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष जो होता है वो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जैसे ब्रिटेन में राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, ब्रिटेन का जो अध्यक्ष है वो है राजकुमार। ठीक है जी, जो वहां पर महारानी भी हो सकती है, महाराज भी हो सकता है, लेकिन सरकार का जो अध्यक्ष है वो अलग व्यक्ति होता है। ठीक है, राष्ट्र के अध्यक्ष की भूमिका जो ब्रिटेन में है वो नाम मात्र की है। ठीक है, लेकिन हमारे यहां पर तो आपने देखा है आर्टिकल 52-53 समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है आर्टिकल 53 के तहत किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, तो राष्ट्र का जो अध्यक्ष की बात करते हैं शासन के अध्यक्ष के रूप में, तो वो शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। लेकिन जो सरकार के अध्यक्ष के रूप में बात करते हैं तो सरकार का अध्यक्ष जो है वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है जी, प्रधानमंत्री ही वास्तविक शक्तियों का कर्ता धर्ता होता है। एक्चुअल में वास्तविक शक्तियां जो हैं किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास ही होते हैं। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होते हैं। और प्रधानमंत्री ही जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि आर्टिकल 53 की जब हम बात करते हैं जिसमें कहा गया है कि समस्त राष्ट्र जो समस्त कार्यपालिका शक्ति हैं वो किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन आर्टिकल 74, ठीक है, ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति चाहे, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद जो होती है उस मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। आर्टिकल 74 जो है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने के लिए कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ऐसा अधिकार राष्ट्रपति के पास है। लेकिन वास्तविक शक्तियां जो जब हम बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है जी, क्वेश्चन है कि बताइए निवारक निरोध विषय से संबंधित, जिसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन भी बोलते हैं। ठीक है जी, प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित विषय संविधान की निम्न सूचियों में से किस में दिया गया है? ठीक है, जब हम सूचियों की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि अनुसूची 7 में सूचियों का जिक्र किया गया है। किसका किया गया है? सूचियां। और सूचियां कितने तरीके की होती हैं? 3 तरीके की सूचियां होती हैं। ठीक है, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, और एक होती है संवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ का होता है, राज्य सूची पर राज्य का होता है, और संवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और यही कारण है कि जो निवारक निरोध से संबंधित है, प्रिवेंटिव डिटेंशन हम बोलते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को संदिग्धता के आधार पर, अर्थात यदि संदिग्धता के आधार पर उसने चाहे कोई अपराध किया हो या ना भी किया हो, अगर भविष्य में भी हमें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति अपराध करने वाला है तो उसको नजरबंद किया जा सकता है। और ये जो कानून है, ये जो विषय है, ये दिया गया है कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, तो संघ और राज्य दोनों इस पर क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको बस इतना ही याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बताइए, ये वाला क्वेश्चन तो हमने करा दिया है ऑलरेडी कि बताइए भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान की पूछ रहा है। जब मूल संविधान पूछेगा तो आप बताएंगे 8,
8 अनुसूचियां बताएंगे, लेकिन जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 की 12 अनुसूचियां हमने आपको पढ़ा दी हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। 9वीं अनुसूची जो है, जब हम बात करें कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। और 12वीं अनुसूची जो है, ये असल में मैंने अनुसूचियां बना दी हैं अब, ठीक है। 12वीं अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, ठीक है। 73वां जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया है। और नगर निकाय जो है वो 1 जून 1993 को लागू किया गया है, ठीक है जी। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअल में मैच करने का था, ठीक है जी। अभी यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, अब इसको कैसे मैच किया जाएगा। ये थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है इसको, ठीक है जी। चलिए कोई बात नहीं जी, ठीक है जी, हम डायरेक्ट इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। एसआर बॉम्बे केस जो है वो संबंधित है, एसआर बॉम्बे केस यहां पर लिखा हुआ है, ये राजी। एसआर बॉम्बे केस जो है वो है आर्टिकल 356 से संबंधित, ठीक है जी। आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, ये यहां पर इन्होंने क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ कर दिया है लिखते वक्त, ठीक है। जो पीवी नरसिम्हा राव केस जो है वो संबंधित है आर्टिकल 105 से। आर्टिकल 356 जो है ये है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति नहीं जी, हाँ जी, राष्ट्रपति शासन संबंधित है, ठीक है। और पीवी नरसिम्हा राव जो है वो है आर्टिकल 105 से संबंधित। 105 जो आर्टिकल है वो भारत में संसदीय विशेषाधिकार की बात करता है, लेकिन जब हम एडीएम जबलपुर केस की बात करते हैं तो वो आर्टिकल 21 की बात करता है। किसकी बात करता है? आर्टिकल 21 की। और आर्टिकल 21 आपको पता ही है, जीवन के अधिकार से संबंधित है, जीवन का अधिकार, ठीक है। ये है संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है। और ये है राष्ट्रपति शासन से संबंधित, ठीक है। और लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है वो दिया गया है आर्टिकल 44 से संबंधित, ठीक है जी। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 जो है वो है समान नागरिक संहिता से संबंधित, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ठीक है। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य जो है, पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। कौन बन गया है? उत्तराखंड। तो आपको याद रखना है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है, ठीक है जी। दूसरे ये क्वेश्चन जो है ये ऐसे ही आप इसको याद करिएगा, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। संविधान में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कब दिया गया था? ठीक है जी। तो आधारभूत ढांचे के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं, ठीक है जी, वो बात करते हैं केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो है 1973 का है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये आपके पेपर में ना जाने कितनी बार आपके पेपर में आया हुआ है, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की बात, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। हमारा प्रयास ये है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए जाएं अलग अलग तरीके से, ठीक है जी। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर उधार ले सकती है? ठीक है जी। जब हम भारत की संचित निधि की बात करते हैं तो संचित निधि, देखिए जी, मैं आपको 3 आर्टिकल बताता हूं। आर्टिकल 266(1) यह बताता है संचित निधि के बारे में। किसके बारे में बताता है? संचित निधि, ठीक है, जिसको कंसोलिडेट फंड भी बोलते हैं, ठीक है। संचित निधि आर्टिकल 266 के क्लोज 2 में लोक लेखा निधि की बात की गई है, लोक लेखा निधि की बात की गई है, ठीक है। और आर्टिकल 267, आर्टिकल 267 जो है वो बात करता है आकस्मिक निधि की। किसकी बात करता है? आकस्मिक निधि पर,
ठीक है जी। संचित निधि पर जो अधिकार होता है वो होता है संसद का, ठीक है जी। संसद की अनुमति के बिना कोई भी पैसा संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। लोक लेखा निधि पर जो अधिकार होता है वो होता है सरकार की कार्यपालिका का, अर्थात सरकार का कार्यपालिका का अधिकार होता है, ठीक है जी। कार्यपालिका की अनुमति के बिना लोक लेखा निधि से किसी भी फंड का निष्कासन नहीं किया जा सकता। आकस्मिक निधि जो होती है वो इमरजेंसी फंड है एक्चुअल में, ये राष्ट्रपति की अनुमति से ही खर्च किया जाता है, तो इस पर जो अधिकार है वो किसका है, राष्ट्रपति का है। आकस्मिक निधि का स्रोत मैं आपको बता दूं, आकस्मिक निधि में जो पैसा जाता है वो एक्चुअल में संचित निधि से ही डाला जाता है, ठीक है जी। लोक लेखा निधि का जो स्रोत है वो होते हैं अप्रत्यक्ष कर, कौन है, अप्रत्यक्ष कर। और संचित निधि का जो सोर्स है, जो सोर्स की हम बात करते हैं, वो प्रत्यक्ष कर जितना भी है, ठीक है जी, प्रत्यक्ष कर। उसके अलावा जितने भी सरकार के पीएसयू हैं उनका जो लाभ है वो सारा कहां पर इकट्ठा होता है, संचित निधि में। व्यापार वगैरह सभी लाभ संचित निधि में इकट्ठा होता है, ये आप याद रखिएगा, ये आपके पेपर में आता है। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं कि संचित निधि की सुरक्षा पर उधार ले सकती है, तो आर्टिकल 292 जो है, आर्टिकल 292 ये कहता है कि अगर भारत चाहे तो संचित निधि की सुरक्षा पर उधार जो है वो ले सकती है, ठीक है जी, ठीक है। और आर्टिकल 265 ये आपके पेपर में आया हुआ है, यहां पर ये कहता है कि संसद विधि के प्राधिकार के बिना करों का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। यहां पर अगर सरकार मतलब कि जो संसद है जब तक विधि नहीं बनाएगी उस विधि के अनुरूप ही करों को लागू किया जा सकता है, उससे पहले नहीं लागू किया जा सकता, ठीक है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 292 है, और विधि के प्राधिकार के बिना करों का जो प्रत्यारोपण है वो नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था कि बताइए संविधान के भाग 9A में, ठीक है जी, 9A में क्या जोड़ा गया है। अभी हमने जब 9 की बात की थी तो 9 में मैंने आपको बताया था पंचायतें दी गई हैं। 9A में नगर पालिकाओं के बारे में हमने बताया था आपको, ठीक है जी। किसके बारे में बताया था, नगर पालिकाओं के बारे में बताया था। और नगर पालिकाओं की जब हम बात करते हैं तो इसको जोड़ा गया है भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है जी। और लागू कब किया गया है, 1 जून 1993 में लागू किया गया है, ठीक है। अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो 12वीं अनुसूची है, ठीक है जी, 12वीं अनुसूची। पार्ट आपको बता ही दिया है 9A है। अनुच्छेद की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक जो आर्टिकल हैं वो किस में दिए गए हैं, नगर पालिका में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का करने हेतु निर्देश देता है। निर्देश देता है इसका मतलब राज्य को निर्देश देने की बात कर रहे हैं। यह आर्टिकल जो है डीपीएसपी से संबंधित है। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है, और यह आपके संविधान के पार्ट 4 में दिया गया है, ठीक है। पार्ट 4 के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल है वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। जब हम नीति निदेशक तत्वों को पढ़ते हैं तो उसमें राज्य के नीति निदेशक तत्वों को कई भागों में विभाजित किया गया है। हालांकि मूल संविधान में कोई वर्गीकरण नहीं दिया गया है, ठीक है। वहां पर समाजवाद के आधार पर, आर्थिक सुरक्षा के आधार पर, ठीक है जी, और गांधीवादी विचारों के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के आधार पर, उदारवाद के आधार पर आर्टिकलों को बांटा गया है, ठीक है। तो यहां पर पूछता है ग्राम पंचायत का गठन जो है वो कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आपको याद रखना है कि ग्राम पंचायत जो है आर्टिकल 40 किसमें है, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है, ठीक है। तो राज्य के निर्देश के रूप में, इसीलिए भारतीय संविधान में जब हम ग्राम पंचायतों गठन की बात करते हैं तो सबसे पहले 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसमें एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को नियुक्त किया गया था कि गांवों के स्तर पर लोगों को नीति निर्माण के लिए जागरूक किया जाए। हालांकि वो प्रोग्राम विफल हो गया था। उसी की समीक्षा के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई थी। उन्होंने ही सिफारिशें दी थी कि गांव के स्तर पर, गांव में 3 स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा मध्य स्तरीय पंचायत,
और तीसरा जिला पंचायत, जिनको हम जिला परिषदों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, तो ये सब चीजें जो थी वो किसमें दी गई हैं, डीपीएसपी में दी गई है। ठीक है, डीपीएसपी में बहुत सारी चीजें हैं। आर्टिकल 44 मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है, इसमें पूछा हुआ है कि बताइए भारत में निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है। देखो जी, हम संविधान संशोधन की बात करते हैं सबसे पहले तो हम सारे आर्टिकल की बात कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 280 मैंने अभी पीछे बताया था आपको, वित्त आयोग की स्थापना की बात करता है। किसकी बात करता है, वित्त आयोग की, जो संवैधानिक संस्था है। ठीक है, आर्टिकल 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात की बात करता है, राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। अभी तक 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। आर्टिकल 360 जो है, ठीक है, ये वित्तीय आपातकाल की बात करता है। वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगाया है। ठीक है जी, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो आर्टिकल 352 जो है उसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, 280 वित्त आयोग, और बचा आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 जो है भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है, और यही कारण है कि भारत में संविधान का जो संशोधन किया जाता है वो आर्टिकल 368 के तहत ही किया जाता है। ठीक है जी, तो 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है हमने, एक मिनट रुकिएगा जरा, जहां तक मुझे याद है, जी हाँ, संविधान संशोधन जो है, इसको मैं क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया समझ रहा था, ये दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, तो संविधान संशोधन जो है वो कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है जी, तो आपके संविधान के भाग 18 में, किसमें जी, नहीं जी 18 नहीं जी 20, भाग जो 20 है, भाग 20 के आर्टिकल 368 में, भाग जो है वो 20वां भाग है, और 20वें भाग में आर्टिकल, यहां पर एक ही आर्टिकल दिया गया है 368। ठीक है जी, 368 में ये बताया गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसे होगी। ठीक है, तो बस ये आपके सारे आर्टिकल यहीं पर कवर हो गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आर्टिकल क्वेश्चन 45 ये कहता है कि बताइए कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण की विवेचना करती है। विधायी वितरण, तो अगर हम विषयों की बात करते हैं, केंद्र और राज्यों के मध्य की बात करते हैं, तो हमारे पास एक 7वीं अनुसूची है। ठीक है जी, 7वीं अनुसूची, जिसमें संघ और राज्य और संवर्ती सूची के बारे में जिक्र किया गया है, जहां पर सारे विषयों को क्या कहते हैं, क्लैरिफाई कर दिया गया है कि कौन सा विषय किस व्यक्ति के पास होगा, मतलब किस अधिकार के पास होगा। 5वीं अनुसूची मैंने आपको बताई दी थी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण की बात करता है, और यहां पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासनिक नियंत्रण की बात करता है। यहां पर भाषाएं दी गई हैं और 7वीं में अनुसूची दी गई है। ठीक है जी, तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों के गठन और शक्तियों के संबंधित, ये भी अभी आपको पढ़ाया था। ठीक है, पंचायतों के संबंधित गठन की बात करता है, तो हम बात कर रहे हैं पंचायतों के। ठीक है जी, तो पंचायत जो कौन सी अनुसूची में दी गई है, 11वीं अनुसूची में दी गई है, और कितने विषय दिए गए हैं इसमें, 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है जी, और यहां पर एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि केरल एकमात्र ऐसा क्या कहते हैं राज्य है जिसकी विधानमंडल ने 29 के 29 विषय ग्राम पंचायतों को सौंपे हुए। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 29 के 29 विषय किसको सौंपे गए हैं, वहां की ग्राम पंचायतों को सौंपे गए हैं। ठीक है, ये अनुसूची मैंने आपको ऑलरेडी सारी पढ़ा दी है, तो इसलिए यहां पर टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 32 की। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 32 संबंधित है, तो आर्टिकल 32 जो है, ठीक है, पहले तो जब भी मैंने आपको कहा था कि जब हमने मौलिक अधिकारों की बात की थी, तो मौलिक अधिकार जो हैं आपके संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं, 3 में। तो भाग
3 में दिए गए हैं, और भाग 3 में मैंने आर्टिकल अभी आपको बताए थे 12 से लेकर 35 तक के जो आर्टिकल हैं वो किस में है, मौलिक अधिकारों में है। तो यहां पर आर्टिकल 32 पूछ रहा है, तो 32 आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और आर्टिकल 32 जो है वो ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, चाहे वो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, क्या कहते हैं, धार्मिक संरक्षण का अधिकार है, ठीक है, उसके अलावा या चाहे वो अल्पसंख्यक अधिकार हो, ठीक है, उन सभी के संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार हो, अगर किसी का भी अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप कहां जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। और साथ ही साथ आर्टिकल 226 के तहत आपको उच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप कहां जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 38 की। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ठीक है जी। तो 11वीं अनुसूची अभी अभी मैंने आपको बताया था पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। भाषाएं जो हैं 8वीं अनुसूची से संबंधित है। जम्मू कश्मीर और पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 2019 में पेश किया गया है। निर्वाचन जो है, निर्वाचन इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो वो आपके संविधान के आर्टिकल 324 में दिया गया है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब जो है यूटीज बना दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बताता है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा उपबंध राज्य पर पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित करने की बात करता है, ठीक है। तो आर्टिकल जो है आपको यहां पर 48 दिख रहा होगा, 48A। 48A जो है वो पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है, और 48A को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 40 की, अभी मैंने पीछे बताया था कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, लेकिन जब हम आर्टिकल 45 की बात करते हैं तो आर्टिकल 45 जो है एक्चुअल में इसको अब यहां से रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि शिक्षा के अधिकार पहले इसमें हुआ करता, शिक्षा का अधिकार अब पहुंच गया है आर्टिकल 21A में, ठीक है। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इस अधिनियम में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के संरक्षण की बात की गई है, 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए, ठीक है जी। तो ये जो है डीपीएसपी का पार्ट है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के अधिकारों की बात करता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 50 की, तो आर्टिकल 50 जो कहता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के रखिएगा। ये कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण की बात करता है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, ये लास्ट टाइम आपके पेपर में आया हुआ था कि बताइए आर्टिकल 50 किससे संबंधित है। तो यहां पर हमने लगभग आर्टिकल डीपीएसपी से रिलेटेड जितने भी थे वो हमने बहुत सारे आर्टिकल जो हैं वो कवर कर लिए हैं। अब बात करते हैं आज के सबसे अंतिम सवाल की। बताइए कि आर्टिकल 50 जो हम क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा, ठीक है जी। भारत के संविधान को लिखते हैं कि संविधान को भारत का संविधान कहा जा सके। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर आते हैं, ठीक है जी, लेकिन याद रखिएगा आर्टिकल 393 में भारत के संविधान को भारत का संविधान भारत का संविधान कहने की बात कही गई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम और क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।